रिजीम चेंज, लीडरशिप ख़त्म है जी, और साइंटिस्ट ख़त्म, और उसके बाद हम तबाही कर देंगे। रज़ा शाह पहलवी जो है वो जाकर उसको वहाँ बैठा देंगे और काम सारा। और ज़्यादातर टाइम वहीं गुजार रहा था इसराइल में। जहाद अफगानिस्तान हो रहा था, गेम चेंजर क्या था? जिस दिन एयर पावर सोवियत यूनियन की मुजाहिदीन ने ख़त्म कर दी, हेलीकॉप्टर, गनशिप्स और जहाज, स्टिंगर आ गए। जंग के दौरान कभी देखें ना आप, लीडरशिप चेंज नहीं होती फौज की। यहाँ आर्मी वाला भी गया, नेवी वाला भी गया। स्टिंगर तो अमेरिका से आए थे, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान के पास कहाँ से आई? अब और दूसरा, ईरान ने वो जो मिथ मैंने कहा तोड़ दी। जी जी बिल्कुल। वो आयरन डोम ही खत्म कर दी। चाइना और रशिया का मुफाद ईरान की जंग में आ गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं डिस्कवर एक्सक्लूसिव। डिस्कवर एक्सक्लूसिव में एक्सक्लूसिव टॉक और इस्लामाबाद टॉक्स को फोकस कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया शहीद ग्रुप के एजाज़ उल हक साहब। तो उन्हीं से ही बात करते हैं। सर, थ्रू आउट सुपर पावर का सदर इस वक्त भी डाउट का शिकार, और कभी तहजीब मिटाने की बात होती है, कभी ईरान को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, और जो जंगबंदी की डेडलाइंस है उसका भी टाइम ड्यूरेशन नहीं बता रहे, कह रहे हैं जी कि मेरी मर्जी जब तक ये चलेगा। तो क्या होने जा रहा है इस्लामाबाद में? देखिए, पहली दफ़ा मेरा ख्याल है दुनिया की तारीख में कह सकते हैं कि मिस जजमेंट, मिस कैलकुलेशन और ब्लैक मेलिंग, ये तीन चीज़ें मैं समझता हूँ जिसके ज़रिए सारा मामला शुरू हुआ। कि नेतन्याहू चाहता है वो बुश को, बाइडन को, ओबामा को यही प्रेजेंटेशन देता है, लेकिन उस वक्त एप्स्टीन फाइल्स नहीं थी। इस दफ़ा उसके पास एक ब्लैकमेलिंग का टूल आ गया था, जिसकी वजह से उसने कन्विंस कर दिया कि 4 दिन की चांदनी है फिर सुहानी रात, कह लें कि 4 दिन के अंदर अंदर मामला ख़त्म हो जाएगा। हमारी सारी तैयारी हो गई है, रिजीम चेंज, लीडरशिप ख़त्म है जी, और साइंटिस्ट ख़त्म, और उसके बाद हम तबाही कर देंगे। और रज़ा शाह पहलवी जो है वो जाकर उसको वहाँ बैठा देंगे और काम सारा। और ज़्यादातर टाइम वहीं गुजार रहा था इसराइल में। ये ना तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रम्प ने, ना कांग्रेस, ना सेनेट, ना पेंटागन, यानी किसी से मशवरा ही नहीं किया, और एज़ कमांडर इन चीफ इजाज़त दे दी। हालत यहाँ पहुँच गई। चले पहले बता दूँ कि जंग के दौरान कभी देखें ना आप, लीडरशिप चेंज नहीं होती फौज की। यहाँ आर्मी वाला भी गया, नेवी वाला भी गया। और एक बात इस सारी लड़ाई के पीछे जो है ना, कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बात की, कोट कर देता हूँ उसकी। उसने कहा कि आई वांट टू सी लूजर्स अराउंड मी, कि मैं ज़हीन लोगों को अपने इर्द गिर्द नहीं देखना चाहता, क्योंकि फिर मुझे उनकी तरफ देखना पड़ेगा। मैं जो बेवकूफ़ कह लें या लूजर्स कह लें उनको, ताकि दे लुक अप टू मी। अब उसकी टीम देखें आप, फ्रॉम डिफेंस मिनिस्टर टू FBI टू हर किसी का देख लें, कोई रह गया पीछे? कैश पटेल के पीछे लोग पड़े हुए हैं। ये जो इनका डिफेंस का सेक्रेटरी डिफेंस है, वो पहले फॉक्स न्यूज़ में था, उसको लाकर वहाँ बिठा दिया। मतलब उनको बैकग्राउंड ही नहीं पता कि क्या करना है, क्या नहीं। वार को हैंडल कैसे करना है, यही बात मिस जज हुआ। और सुपर पावर का टकराव ईरान के साथ, उसके बाद जंगबंदी, पाकिस्तान का रोल, और क्योंकि आपने तो करीब से देखे हैं मुख्तलिफ ऑपरेशंस भी, सब कुछ, और सबसे बड़ी जो रशिया और अफगान वार किस तरीके से हैंडल की गई, उस वक्त भी हम औकाड का हिस्सा रहे हैं, जिनीवा औकाड का, अमेरिका के साथ मिलके जब रशियन फोर्सेस ने इनखला किया। अब का रोल, और ख़ास करके फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का ईरान का विज़िट करना, जब थ्रेट भी था कि मकार दुश्मन किसी भी टाइम कुछ भी कर सकता है, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ इसराइल्स की, फिर भी वहाँ पर जाके उनको कन्विंस करना। तो ज़रा इसके बारे में बताइए। देखिए, पाकिस्तान का रोल इसके अंदर बड़ा डायनामिक रहा, ठीक है ना। हम फंस भी सकते थे, लेकिन हमने बचा के काम निकाला। हमने शुरू से साइड नहीं ली। पाकिस्तान दो तरफ से फंस सकता था इसमें। एक ये कि 9/11 के बाद जो हुआ तो वो अब भी हो सकता था,
कि इतनी बड़ी जंग शुरू थी, अमेरिकन कहते भाई सबसे करीबी रास्ता मार धाड़ का तो आप है, हमें बेसिस दें, तो हम क्या करते? फिर फैसला करना पड़ना था ना, तो वो जुर्रत भी चाहिए थी जो ईरान ने दिखाई। दूसरा हमारा एक मुआहदा है सऊदी अरेबिया के साथ कि अगर उन पे हमला होगा तो हम पे हमला है, हम पे हमला होगा तो उन पे हमला है, तो सऊदी अरेबिया भी इस जंग में कूद सकता था, तो फिर हमें भी फैसला करना पड़ता। तो पाकिस्तान ने पहले दिन से न्यूट्रल रह के, पहले ही जो आयतुल्लाह अली खamenei की शहादत हुई उस पर अफसोस करके, मतलब पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन करवाई और एक किरदार अदा किया कि कंडेम किया इस हमले को, इसराइल के हमले को और इस जंग को, जिसमें कि हमारी एक गुडविल पैदा हुई। फिर पिछली जो जंग थी जून 2025 वाली, उसमें आपको याद होगा कि पहली मीटिंग हुई जनरल आसिम मुनीर की, DGISI की और ट्रंप की टीम की, और उस लड़ाई के बाद एक हमला हुआ और उसके बाद मामला ख़त्म हो गया। मेरा अपना ये तज्ज़िया भी है और इसको किसी ने कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं किया कि आसिम मुनीर साहब ने उस मीटिंग के दौरान और हमारे DGISI ने उनको बताया कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। एक लोगों का कभी ये गलती ना करना कि अपने बूट जो है उनके ग्राउंड पे उतारें, फिर आप अफ़गानिस्तान से भी बुरे फंस जाएंगे। दूसरा, इस लड़ाई में ये आपकी लड़ाई नहीं है, जितना जल्दी निकल जाए उतना बेहतर है। तो नेतन्याहू को खुश करने के लिए, इत्माम हुज्जत के लिए एक हमला हुआ जिस पे कोई नुकसान नहीं हुआ उनका, जो कहते हैं न्यूक्लियर भी ख़त्म कर दिया, ये भी कर दिया, और लड़ाई ख़त्म हो गई। लेकिन इसराइल को फिर भी चैन नहीं आया, उन्हें दोबारा ये मामला जो है वो शुरू कर दिए। निगोशिएशंस के दौरान 28 फरवरी को, 25 को बातचीत हो रही है और 28 को जाके हमला कर दिया उन्होंने। और किसी को ये, मतलब पाकिस्तान समेत किसी को ये मालूम नहीं था कि ईरान की टेक्नोलॉजी, ईरान की डिफेंस, ईरान के ड्रोन्स, ईरान के मिसाइल्स, क्योंकि एयरफोर्स तो उनके पास नहीं थी इतनी, एयरफोर्स तबाह हो गई में आगे, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी थी। और अभी उन्होंने अपने लेटेस्ट मिसाइल्स इस्तेमाल ही नहीं किए, अभी भी हैं, यानी उनकी रेंज अमेरिका तक है। तैयारी देखें उनकी, अमेरिका तक है उनके लेटेस्ट मिसाइल की रेंज। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सुना है कि नॉर्थ कोरिया ने भी उनको कुछ चीज़ें दी हैं। अब देखें क्या हुआ। मैं ये कहता हूँ कि गेम चेंजर होता है ना हर लड़ाई के अंदर। जहाद अफगानिस्तान हो रहा था, गेम चेंजर क्या था? जिस दिन एयर पावर सोवियत यूनियन की मुजाहिदीन ने ख़त्म कर दी, हेलीकॉप्टर, गनशिप्स और जहाज, स्टिंगर आ गए, ऐसा ही गेम चेंज हो गई, गेम चेंज, और अमेरिका को भागना पड़ा। स्टिंगर तो अमेरिका से आए थे, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान के पास कहाँ से आई? अब अमेरिका भी साल डेढ़ देखता रहा ना जी कि जब ये जीतेंगे तो मैं बीच में जाऊंगा। जब उन्होंने रोक दिया सोवियत यूनियन को, फिर अमेरिका आया। हाँ। इधर भी उसके राइवल्स कौन है? यूक्रेन में उसने फंसाया हुआ है रशिया को, और चाइना से वैसे ही टैरिफ जंग चल रही है, कभी कुछ चल रही है, कभी कुछ चल रही है। तो यानी ईरान अपनी जंग के साथ साथ एक मर्जिंग पावर जो रशिया और चाइना के मुफाद की जंग भी लड़ रहे हैं, हम कहेंगे तो। अब चाइना और रशिया का मुफाद ईरान की जंग में आ गया, और इसीलिए जितनी उनकी प्रिसाइज बॉम्बिंग हो रही थी, जितना उनके अच्छे तरीके से मामला चल रहे थे, इसमें उनको पीछे से इंटेलिजेंस, साइबर और टेक्नोलॉजी, वो सारा कुछ मिल रहा था। यहाँ तक कि हो सकता है कि असला भी मिल रहा हो और मिसाइल भी मिल रहे हों और बाकी चीज़ें मिल रही हों, क्योंकि उन्होंने तो देखना था कि भाई अब इन्होंने रोक लिया है तो हम क्यों ना इनकी मदद करें। तो फिर उसको हर किस्म से, हर तरफ से मदद आ गई। नॉर्थ कोरिया ने तो ओपनली कह दिया सारी दुनिया के सामने। तो ये जो फ़ायदा हुआ है ईरान को, और दूसरा ईरान ने वो जो मिथ मैंने कहा तोड़ दी, जी बिल्कुल, वो आयरन डो भी ख़त्म कर दी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, डिस्कवर एक्सक्लूसिव में आप हमारे साथ। वेलकम बैक। इस्लामाबाद टॉक्स को फोकस कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान इजाज़ुल हक साहब। अच्छा इजाज़ बताइएगा कि पहले जो यहाँ पर इस्लामाबाद टॉक्स में बैरियर किन पॉइंट के ऊपर आए?
देखें बैरियर तो ज़्यादातर जो ईरान के थे ना 5 पॉइंट वो प्रैक्टिकल थे। जो बाकी थे कि जी अपना न्यूक्लियर ख़त्म कर दें, चलो वो तो माना हुआ है ईरान, मिसाइल ख़त्म कर दें, ड्रोन टेक्नोलॉजी ख़त्म कर दें, इसराइल को बिल्कुल सिक्योरिटी दे दें, वो तो हो ही नहीं सकता ना। अब अपनी सर्वाइवल की जंग है, अपनी आज़ादी खुद मुख्तारी की जंग है। ईरान ने जो बातें की हैं वो प्रैक्टिकल है। ईरान ने कहा सैंक्शंस ख़त्म करो, ईरान ने कहा हमारा पैसा मुंजमद किया हुआ है वो ख़त्म करो, ईरान ने कहा पक्का अमन करो, पक्का अमन करो। ये नहीं कि आज बातचीत करके हमारी न्यूक्लियर रैपअप करवा दोगे। हाँ, देखिए जो मुल्क 60% तक एनरिच कर सकता है ना, वो 95% नहीं कर सकता। दे आर देयर नाउ। और दूसरी बात, जो वहाँ से आया था, अमेरिका का वफ्द आया था, उसके पास इख्तियार नहीं था। जो ईरान का वफ्द आया था उसके पास इख्तियार था। वो इख्तियार लेकर आए थे, उनके स्पीकर और उनके फॉरेन मिनिस्टर और बाकी जो लोग थे उनके पास इख्तियार था। अमेरिका वो उठ के 21 घंटे में अगर 50 कॉलें तो उसने अमेरिका की, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। और फिर लाजमी बात है कि उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो अमेरिका के 15 पॉइंट थे, ईरान ने कभी नहीं मानना और अभी भी नहीं मानेगा। अभी जो सेकंड फेज स्टार्ट होने को जा रहे हैं, सेकंड फेज में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा। और किन शराइत पर खुलेगा? अभी तो ईरान के सरकारी मीडिया ने भी अनाउंस कर दिया है कि मौसूलात लिए गए और उनके सेंटर बैंक में जमा करवा दिए गए। इसका मतलब है कि अभी भी जो राहदारी होगी उसके ऊपर कुछ ना कुछ ईरान को मिलेगा। देखिए आपने सोने की चिड़िया जो सोई हुई थी उसके हाथ में पकड़ा दी है, अब वो इस तरह छोड़ेगा? $90 बिलियन पर एनम टोल से आएगा। ये अमेरिकन स्टडी है, ठीक है ना। 90 बिलियन। और अमेरिका इसका पार्टनर बनना चाहेगा कि फिर उसमें कुछ अपना हिस्सा चाह रहा होगा जी के सुपर पावर होने के नाते हमें भी कुछ मिले, इसीलिए उसने नाकाबंदी की हुई है हॉर्मुज़ की। वो चाह रहा है लेकिन उसको मिलेगा कुछ भी। देखिए अमेरिका के लिए नाकाबंदी करना 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ये अगर थोड़ा तारीख को देखें ना कि सुपर पावर्स का जब कोई डाउनफॉल आता है ना तो कोई ना कोई ऐसी हमाकत। और डाउनफॉल का पहला स्टेप ये है कि फर्स्ट टाइम देखा गया है कि सुपर पावर के साथ उसके यूएनओ भी खड़ा नहीं हुआ, उसके करीब जो यूरोप था नेटो नहीं खड़ा हुआ, उसके साथ बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ। यूरोप के ममालिक उसकी मुखालफत कर रहे हैं, सिर्फ इसराइल और अमेरिका है। तो इसको आप कैसा देखते हैं कि तनहा जबकि ईरान के साथ हमदर्दियां हैं सबकी? एक अंधे को भी ये पता था कि ये इजराइल की जंग है, ये अमेरिका की नहीं है। यूरोप क्यों लड़े उसके लिए, बरतानिया क्यों लड़े उसके लिए? और वहाँ पे पब्लिक सेंटिमेंट जो है 70-80 लाख लोग तो निकल आए अमेरिका में। इसी तरह यूरोप के अंदर स्पेन दे छोटा सा मुल्क है, वो जब एक सुपर पावर को ललकार दे तो आप सोच लें कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। बरतानिया ने बिल्कुल शुरू से बड़ा ज़बरदस्त स्टांस लिया क्योंकि पब्लिक ओपिनियन था बिल्कुल अगेंस्ट। अब जो अगली बात है ना, अमेरिका और आइसोलेट हो जाएगा क्योंकि G7 ने, यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम डायरेक्ट मुज़ाकरात करेंगे तेल के बारे में और सैंक्शंस के बारे में। अब हम अमेरिका के इन्फ्लुएंस में नहीं रहेंगे। कशीदगी बढ़ने से ओवरऑल पूरी दुनिया का तवाज़न इस वक्त बिगड़ नहीं रहा। जब हम बात कर रहे हैं एनर्जी सेक्टर की, तो देखिए ये ना सिर्फ तवाज़न बढ़ रहा है, अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की। जब ईरान ने खोल दिया था तो अमेरिका ने बंद कर दिया, पूरा गल्फ चौक हो गया, यूरोप चौक हो गया। अमेरिका में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, $4 गैलन हो गया, ज़्यादा बढ़ जाएगा अब। तो ये गलत हिकमत अमली थी जिस पे लोगों ने बड़ा मजाक भी उड़ाया कि आप तो खोलने आए थे, आप बंद करके बैठ गए। देखिए ना, पूरी दुनिया का, अब आप GCC में किसी मुल्क से बात करें, खाना पीना नहीं जा रहा, रिसोर्सेज नहीं है, उनके जो है तेल नहीं बिक रहा, गैस नहीं बिक रही, उनका तो बड़ा बुरा हाल हो गया। और आप देखें नुकसान कितना हुआ है। सिर्फ इजराइल का 60 से 100 बिलियन का नुकसान हुआ है, बाकी हर इस छोटे मुल्क का UAE से लेकर और बहरीन से लेकर सऊदी अरेबिया से लेकर 20 से 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का 3-3, 5-5, 6-6 बिलियन का नुकसान हुआ है। अच्छा सर, इसमें पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर हैं इन नेगोशिएशंस को लेके। पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी कोई आ रही है स्टेटमेंट्स, तो उनका इसराइल इंडिया गट चुका हो कहीं फिर कोई? ये देखें ना, इंडिया ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। मोदी का वहाँ जाना 2 दिन पहले जब फैसला हो चुका था कि अब हमला करना है,
ये इंडिकेट करता है कि ये उसके साथ मिला हुआ है। इसलिए ईरान बिल्कुल दूर हो गया और बाकी दुनिया ने भी देख लिया कि ये मसला किस तरह बना हुआ है। तो अब इंडिया को समझ नहीं आ रही मैं करूं क्या। लेकिन ना ये वही हिसाब है कि आखिरी दिनों में जब सोवियत यूनियन ने जाने लगा ना, तो इंदिरा गांधी की कॉल आई जनरल ज़िया-उल-हक शहीद को, मैं वहाँ मौजूद था यहाँ, तो उसने कहा कि हम आपकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा तुम अब दुआ करो हमारे लिए। अच्छा, अब तो मामला ख़त्म हो गया। हाँ, अब आपने कैसे हमारी हेल्प करी। यही हाल अब हिंदुस्तान का इस वक्त हुआ हुआ है कि अब वो चाहता है इसके अंदर आए, वो हर किसी से गुफ्तगू कर रहा है, बातचीत कर रहा है, लेकिन लिफ्ट नहीं मिल रही, तो भड़ास अपनी पाकिस्तान पे निकाल दें। बताइएगा कि किन किन शराइत के ऊपर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात ये कामयाब हो सकते हैं, और जब होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप का भी आना नज़र आ रहा है पाकिस्तान में। देखिए जी, अगर तो सिग्नेचर्स हुए और हतमी शक्ल दे दी माहदे को, जो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में सारे मामला तय हो जाएंगे, एक दो दिन में कुछ होगा, फिर 6 महीने की टाइमलाइन होगी न्यूक्लियर पे गुफ्तगू की, फिर सैंक्शंस को हटाने की टाइमलाइन होगी, फिर उसके बाद उनके जो पैसे मुर्जमत हुए हैं उसको हटाने की टाइमलाइन होगी। तो ये छोटे थोड़े ऐसे ऐसे चीज़ें चलती रहेंगी। ट्रंप इस वक्त नहीं चाहेगा, जो उसकी पॉपुलैरिटी 33% पे आई हुई है, कि कोई और वायदे पे साइन करे उसके अलावा। वो अब 7 जंगें तो रोक चुका है, अपनी लगाई हुई 8वीं आग को भी वो चाहेगा मैं ही बुझाऊं। तो मेरा ख्याल है फिर वो वैंस वापस चला जाएगा, अगर वो आया तो फिर ट्रंप आएगा साइन करने के लिए। और अमेरिका को वाकई यूरेनियम चाहिए या उसको हरमोज का कंट्रोल चाहिए और उसमें शेयर चाहिए? जैसे तुर्की ने भी पीछे बयान दिया है जी कि हमें भी चाहिए, हमारे से भी देखें ये तजारत जा रही है। अब तुर्की को बहुत फ़ायदा हुआ है इसमें। तुर्की उन टॉप के मुल्कों में है, नॉर्वे, टर्की, इंडिया भी है, अमेरिका, जिनको फ़ायदा हुआ है इससे। रशिया को सबसे ज़्यादा 20 से 40 बिलियन का फ़ायदा हुआ है रशिया को। तो इन तमाम मुल्कों को तो फ़ायदा हुआ है। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका एक ही चीज़ चाहता है, इजराइल का तहफ़्फ़ुज़। वो है इजराइल को तहफ़्फ़ुज़ दे दो, जो मर्ज़ी कर लो। और नेतन्याहू का ख्वाब था ना 40 साल पुराना, तो वो एक ड्रोने ख्वाब में तब्दील हो गया अब, क्योंकि वो मिथ टूट गई है। अब छोटे छोटे मुल्क भी चाहेंगे कि हम मिलकर मुकाबला करें। तो अगर हम देखें, ये बात कहनी चाहिए इस वक्त कि अगर जब जेनोसाइड कमिट हो रहा था गाज़ा के ऊपर, अगर उस वक्त मुसलमान इकट्ठे होते तो आज ना वो होना था ना ये होना था। अच्छा बताइएगा कि साइनिंग यहाँ पर हो गई, क्या अमेरिका पाकिस्तान को इजाज़त दे देगा? क्योंकि हम बहुत करीब हैं और ख़ास करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल की तो बहुत ज़्यादा वो तारीफ़ भी कर रहे हैं और उसको बेस्ट फ्रेंड भी कह रहे हैं। तो उनके कहने के ऊपर हम ऑयल और गैस ईरान से ले सकेंगे? आएगी, देखिए ना, इवेंचुअली तो सैंक्शंस हटेंगी। ये तो अब यूरोप भी कोशिश करेगा और हम भी कोशिश करेंगे। जो इतना कन्विंस कर सकता है अमेरिका को कि आखिरी मोमेंट पे आगे सीज़ फायर बढ़ा दें, अब यूँ कर दें, अब यूँ कर दें, और वो बार बार नाम ले रहा है फील्ड मार्शल का, प्राइम मिनिस्टर का। तो जब नाम ले रहा है तो ये भी मेरा ख्याल है कि मुहिमा जो है अब हल हो जाएगा ये नहीं। और ख़ास करके जो बिहाइंड द सीन हमें रोल नज़र आ रहा है चाइना का और रशिया का, उसको कैसे देखते हैं इस पूरे आप सिनेरियो में? देखिए, अब एक और बात भी मैं यहाँ करता जाऊँ कि 14 तारीख को अपना जाना है, मेरे ख्याल में 14-15 तारीख है, 15 तारीख को जाना है चाइना में डोनाल्ड ट्रंप ने। तो उससे पहले वो चाहेगा कि ये सारा मामला रैप अप करके जाऊँ, क्योंकि वहाँ जो चाह रहा है जाना है, अगर ये चलता रहा तो सारी दुनिया की नज़रें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे लगी होंगी और चाइना जो है वो दब जाएगा और ट्रंप भी दब जाएगा। तो ट्रंप नहीं चाहता कि मैं वहाँ जाऊँ और इस मुश्किल को लेकर चलूँ साहब। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। डिस्कवर एक्सक्लूसिव से नसीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।